नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और 3 दिन की एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद भारतीय बाजार आज खुले और एक्साइटमेंट के साथ खुले, जहां पे एक अच्छी तेजी बाजारों में देखने को मिल रही है। वीकेंड पे डेवलप्ड न्यूज़ फ्लोज के बीच में अनुमान था कि बाजार तेजी में रहेगा और तेजी भी बढ़िया रहेगी, और वो बढ़िया तेजी के साथ ही मार्केट खुली है। अब ये सस्टेनेबल रहती है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि अब तक जो आंकड़े देख के लग रहा है कि ये सस्टेनेबल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब आगे की स्थितियां क्या बनेंगी, क्या दिशा दशा रहेगी, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से रचित सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। रचित सर से पिछले हफ्ते मेरी बातचीत नहीं हो पाई, तो मेरी रिक्वेस्ट पर वो बेचारों ने टाइम निकाला और मेरे लिए आए। तो रचित सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे साथ आज मौजूद हैं आप। ओवरनाइट जो डेवलपमेंट थे 3 दिन की छुट्टी में, जब आप भी कहीं घूम रहे होंगे और मैं भी घूम ही रहा था, तब कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट आ रहे थे और उस डेवलपमेंट का गठजोड़ ये निकला कि बाजार में 500 अंकों की तेज़ी आएगी। कुछ लोग ओवर एक्साइटमेंट में 1000 अंकों की तेज़ी बोल गए, लेकिन जो एक गट कह रहा था वो ये कि शायद बाजार गैप अप देगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, लेकिन एक बहुत बढ़िया मौका होगा एफआईएस के लिए माल बेचने का। आप भी मान रहे हो क्या ये बात? सुमित सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अभी सर आपने ओपनिंग कमेंट्री में कहा बेचारा रचित सर। एक्चुअली बेचारा इसलिए नहीं क्योंकि मैं बेचारा बन गया था लास्ट थर्सडे, जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ कुछ इनपुट्स थे जो मैं शेयर करना चाह रहा था, बट समहाउ शायद आपके ट्रैवल प्लान्स थे या कुछ हुआ था कि आपके साथ शो नहीं कर पाया था। तो जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, इवेंट के पहले के नहीं, इवेंट का बाद का शो मुझे करने का मौका मिल जाएगा आपके साथ। और सर कहीं ना कहीं ये 1000 पॉइंट 500 पॉइंट, इट वाज टू अर्ली टू कमेंट लाइक दैट। और एक सबसे बड़ी बात क्या हुई ना सर, एक चेंज जरूर आया है। कुछ कुछ चीजों को देखने के नजरिए में एक चेंज आया है। और बहुत अर्ली रिएक्शन का कोई सेंस इसलिए भी नहीं बन रहा है क्योंकि एक और ओवरहैंग है अभी हमारे सर के ऊपर, जो आज रात को हमें देखना करना होगा कि वो किस तरीके से बनता है, सारी चीजें होती हैं। ये जो पर्टिकुलर चेंज आया है, ये कहीं ना कहीं आपका जो थर्सडे वाला शो था, आप नहीं आपसे मिलना हो पाया, बट तब भी ये बात कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट जरूर आएगा जिसमें इंटरनल बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। बट अभी वो अनाउंसमेंट आ गया है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है, बट कौन सा प्रोडक्ट कैसे कहाँ फॉल करता है वो एक देखने वाली बात होगी। उसके साथ साथ सर आज सुबह के ही शो में आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कही गई थी कि 25,009 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 25,009 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो शायद शॉर्ट कवरिंग एक ट्रिगर आपको होती है। आपके एक्सप्रेशन से मैं समझ रहा हूं कि कैसे बेतुकी बात है, बट सर वो 25,009 का एक लेवल निकल के आ रहा था, ये 25,010 का एक ऐसा लेवल निकल के आ रहा था जिसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता ना, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग एक बार ट्रिगर होती हुई दिख सकती थी। बट अभी तक वो हुआ नहीं, उसको क्रॉस जरूर किया था और मॉर्निंग शो में ही जब हम बात कर रहे थे तभी क्रॉस कर लिया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। शायद कहीं ना कहीं एक वो ओवरहैंग की जो बात है, और शाम को जो मीटिंग है जिसमें अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिटी तो नहीं है कि जेलेंस्की साहब के साथ कौन कौन पहुंच रहे हैं उनके सपोर्ट में, बट एक बार वो मीटिंग हो जाए और उससे एक क्लैरिटी और आ जाए, मेरी समझ से मार्केट उसका वेट कर रहा है। बट हाँ, इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद एक थोड़ा सा पॉजिटिव बूस्ट अभी तो मार्केट को मिला है, और ग्रेजुअली जब फाइन प्रिंट आ जाएगा, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग 21 से 23 जीएसटी कमेटी की भी मीटिंग्स होने वाली है, और उसमें हमको एक एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा गुड्स कहाँ पे आ रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ऑटोमोटिव पे जो जीएसटी लग रहा था वो 28 से 18 हो जाएगा, कल कहीं जगह ये बात भी आने लग गई कि नहीं नहीं साहब, ये तो 40% वाले पे चला जाएगा, लग्जरी और सिन। तो बहुत कंफ्यूजन है, बट आई बिलीव वो जैसे जैसे कंफ्यूजन आपका खत्म होगा उसके बाद एक क्लैरिटी और आ जाएगी किस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती है। तो आई बिलीव मार्केट सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहा है, बट हाँ, एक बार को मार्केट को ब्रीदर तो जरूर मिल गया है। तो अच्छा सर, 25,009 क्यों? 9 क्यों? 25,000 तो चलो ठीक है, 25,010 हो सकता था, 22 हो सकता था, वाई 9? सर टेक्निकल्स पे ना, चार्ट पे थोड़ा सा एक ऐसा लेवल बना के लाइनें खींच खींच के देखी थी,
तो एक वो लेवल आ रहा था कि उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा। वैसे अगर आप बोले तो 25,000 एक सेंटिमेंटल लेवल होता है जिसको क्रॉस करके सस्टेन करता, बट वो एक पॉइंट निकल के आ रहा था जो 25,009 या 10 का था, उसके ऊपर सस्टेन करता तो शॉर्ट कवरिंग आती है, और फिर वो शॉर्ट कवरिंग जो थी वो 25,250 तक आपको ले जाने का दमखम रखती थी। क्योंकि सर वैसे आप देखें एफआईआईस की अभी जो करंट शॉर्ट पोजीशन है वो मेरे समझ से ऑल टाइम हाई पे है, और लॉन्ग पोजीशन ऑल टाइम लो पे है। तो उनकी तरफ से बहुत ज्यादा और डैमेज करने के लिए अभी कुछ बचा है नहीं। ऐसा लग रहा था मार्केट अगर मोमेंटम पकड़ लेता तो फिर ये मार्केट अच्छी रैली को सस्टेन करता हुआ ऊपर जा सकता था। नहीं, मुझे लगा आज 18 है तो आपने जोड़ दिया 8 और 1 और बन गया 9, तो 25,009 इस हिसाब से आपने नंबर लेकर आए। लेकिन ठीक है, बढ़िया नंबर बाजार ने सस्टेन नहीं कर पाया। अब एक चीज़ और रचित सर, ये निफ्टी बैंक, क्योंकि आज जो चला है वो चले हैं सब कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी। चाहे कुछ भी कर लो आप, लेकिन कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी में इतना दम नहीं है कि वो निफ्टी को खींच पाए, क्योंकि उसके लिए निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी को ही चलना होगा हर हाल में। सो ये सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हो? सर निफ्टी का भी एक लेवल निकाला था जो सुबह के शो में शेयर किया गया था, एंड दैट वाज 56,215। उसके ऊपर अगर सस्टेन करती तो फ्रेश रैली आपको बनती हुई दिखती, बट वो भी सस्टेन नहीं हुआ। अब देखने वाली बात होगी सर कि किस तरीके से वापस मोमेंटम आता है और फिर सस्टेन करके ये ऊपर जाना चालू होते हैं। क्योंकि सर एक और चीज है ना कि अगर आपको कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, और मेजोरिटी अब जिस तरीके से अर्बन पॉपुलेशन की सिचुएशन हो गई है दैट हम जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी खरीदते हैं उसमें हम लोग कुछ कुछ फाइनेंस ले लेते हैं, गाड़ियों में तो फाइनेंस लेते ही लेते हैं। तो फाइनेंस आपको बिजनेस एनबीएफसी और बैंक्स का इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। अगर कंजम्पशन स्टोरी हमारी इंप्रूव होती है तो इवेंचुअली बैंक निफ्टी हैज टू परफॉर्म। बट आई बिलीव कि मार्केट बिना एक क्लैरिटी चाह रहा है। अभी तक आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर पकड़ा दिया गया कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज विच वी आर लुकिंग इनटू, बट कौन सा कहां फॉल कर रहा है उसके हिसाब से मार्केट अपनी पोजीशन लेगा और फिर आगे चलना चालू होगा। तो रचित सर, एक थॉट आया दिमाग में, आप उस पर वैलिडेशन देना कि मतलब हाँ या ना, आपको बोलना है खाली। तो आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी घर में कोई शादी तय होती है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, ठीक, लेकिन वो शादी तय हुई है, उसकी शादी होने में भी कुछ समय बाकी है, 6 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, जो भी बाकी होता है। सो आज जीएसटी का प्रपोजल आया है तब इतना नाच रहे हैं बाजार। सो जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तब भी क्या यही एक्साइटमेंट रहेगा, या तब कुछ और दुनिया होगी? सर देखिए, आपकी शादी वाली बात पे मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, मगर हाँ उस टाइम भी डिपेंड ये करता है कि हम लोग एक्चुअली पोजिशन कैसे हैं। क्योंकि सर अभी हमारे मार्केट में ना एक पर्टिकुलर फैक्टर साथ में काम नहीं कर रहा है, मल्टी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपका डोमेस्टिक मार्केट का पॉजिटिव न्यूज तो था ही, उसके साथ साथ एक और न्यूज ये भी थोड़ी पॉजिटिव मान ली गई थी कि ट्रम्प साहब ने अपनी बुद्धि के बलिहारी दिखाते हुए पुतिन साहब के ऊपर से अपने B2 बॉम्बर्स उड़ा दिए, और उसके बाद भी उनकी जो मीटिंग थी वो नॉर्मली नॉट नेगेटिव कंसिडर करते हुए आगे बढ़ गई। तो अभी वहां वाले पोर्शन से आपका क्या, क्योंकि क्या है कि अभी आपके घर में शादी पक्की तो हो गई है, बट बारात आनी या जानी तो कहीं और है। वो अभी देखना है कि वहां का माहौल कैसा होता है। एक बार वहां के माहौल का आइडिया लग जाए उसके बाद शादी का एक्साइटमेंट मेरे हिसाब से आने वाले समय में आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। ये पूछना ज़रूरी था, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक्साइटमेंट है, अभी ये हुआ नहीं है, प्रपोज्ड आइटम है। क्या पता ये प्रपोजल भी ना आए तो उसके लिए बाजार अलग से रिएक्ट करेगा। एनीवेज, अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए। आज तो बाजार में हर तरफ ऑटो और कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी का जलवा है। मारुति सबसे ऊपर, नेस्ले दूसरा नंबर, हीरो मोटोकॉर्प तीसरा नंबर, बजाज फाइनेंस चौथा नंबर। चारों के चारों कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी पर चल रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, एल&टी, इन्फोसिस, इटर्नल, ये सारे के सारे बैकफुट पर आ चुके हैं आज, क्योंकि आज ना फार्मा आगे है ना आईटी आगे है। इसके अलावा मिड कैप के टॉप गेनर्स में आज सबसे ऊपर जिनका नाम शुमार है उसमें अशोक लेलैंड, वोल्टास, एस्कॉर्ट्स और अपोलो टायर, ये चारों भी वो नाम हैं जो कि आज कंजम्पशन ड्रिवन में ही चल रहे हैं। इसके बाद आती है मिड कैप के लूजर्स की बारी। यहाँ पर भी है फार्मा और बाकी कंपनियां, जैसे कि कल्याण ज्वेलर नीचे है, HPCL नीचे है, ग्लेनमार्क नीचे है, सुज़लॉन नीचे कामकाज कर रहा है। तेजी वाले शेयरों की अगर बात की जाए जहां पर आज स्मॉल कैप में खरीदारी देखने को मिली, उसमें PG इलेक्ट्रोप्लास्ट कई दिनों की बिकवाली के बाद आज कम बैक। एम्बर यहां पर भी खरीदारी, KEC और बाटा यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज स्मॉल कैप में गिरने वाले में गॉडफ्रे फिलिप्स कई दिनों की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, केफिन टेक, HBL इंजन और स्वान एनर्जी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में थोड़ा सा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है।
रचित सर, बहुत सारे स्टॉक पे तो हमें बात करनी है आगे, उस पर तो हम करेंगे ही, ये जो तेज़ी वाले शेयर हैं। लेकिन एक दो नाम जिन पे बात करना अभी ज़रूरी है। पहला, आज कंजम्पशन की स्टोरी चली लेकिन ओला इलेक्ट्रिक नहीं चला, और आज कंजम्पशन की स्टोरी चली तो भी जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं चला। इनको आप कैसे देख रहे हो? सर देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी में तो वैसे भी मैं बहुत थोड़ा सा रिफ्रेन करता हूँ अपने आप को पोजीशन लेने के लिए भी और कमेंट्री करने के लिए भी। और बहुत सेफ उसमें मेरे को एक देखने को मिलता है, टाइटन, उसी के आसपास होवर करते हुआ चला जाता हूँ। उसके साथ साथ सर, ओला के अपने खुद के इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि ओला पे आप क्या ही मतलब मूवमेंट देखेंगे। ओला तो अल्टीमेटली नीचे ही जाना है जिस तरीके से पूरा पोजिशन है। और हम हमेशा ही ये बातें करते हैं कि ओला में देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं इनमें। और हम तो यही अपना एक स्टांस मेंटेन करते हैं कि जहां आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, आपको इसमें से एग्जिट ही करना चाहिए। तो ओला इलेक्ट्रिक आज इनफैक्ट पूरा ऑटोमोबाइल चला हुआ है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक नीचे आया हुआ है, तो इसलिए बात करना भी ज़रूरी था। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे आपके सवालों पर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी रचित सर से कोई सवाल पूछना चाह रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com इस पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ साथ आप ट्विटर यानी कि एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इसके जरिए भी हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और रचित सर से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानिए। पहला सवाल, और रादर आप मेंबरशिप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 3 मेंबरशिप प्लान्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़िए और सीधे हमारे गेस्ट से राय लीजिए। पहला सवाल आया है नावा लिमिटेड के ऊपर। ये नवभारत वेंचर इसका नाम था फॉर्मर। करीब करीब 17% के आसपास का इन्हें प्रॉफिट था, लेकिन नंबर्स के बाद ये घट के 8% प्रॉफिट रह गया। अब इनका सवाल है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? सर नावा की हम बात कर रहे हैं, 575 पे ये चल रहा जी है। जी जी। और इसमें एक डाउनसाइड अभी हमने देखा है जो आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से ये चल रहा है, मेरी समझ से इसको सपोर्ट लेने के लिए अभी थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा नीचे की तरफ। 530 रुपए के आसपास ये आता है, वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। उसके पहले कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और अगर आपने इन्हीं प्राइसेस के आसपास कहीं ले रखा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एक बार आप अपॉर्चुनिटी ढूंढे एग्जिट करने की। उसके बाद जब ये 530 रुपए 530 के लेवल्स के आसपास आए, तो फिर एंट्री ढूंढिएगा। और वहां भी मैं कहूंगा बहुत एग्रेसिवली एंट्री ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 530 का सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आपको 496 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। अभी ये एक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। उसके साथ साथ एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा कि इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो भी इसके सेक्टर के हिसाब से थोड़ी सी हायर साइड चल रही है। थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो ही बेटर रहेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे वो बेटर है। तो नावा लिमिटेड को लेकर एक राय आपको यहाँ पर दी गई है, उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है एशियन पेंट्स पे, सैयद अली साहब का। इंटरेस्टिंग है ये स्टॉक, क्योंकि दुनिया जब इस पर बियरिश थी, वहाँ से लेके अब तक ये स्टॉक करीब करीब 600 रुपये यानी कि 30% का मूव दिखा चुका है। ज़रा डायरेक्टर साहब इसका 6 महीने का चार्ट लगाइए, क्योंकि 2100-2200 के आसपास आया था और वहाँ से इसने एक बढ़िया कमबैक दिया और ये अब करीब करीब 2600 पहुँच गया। सो 6 महीने की ऊपरी स्तरों पर तो ऑलरेडी पहुँच चुका है। कैसे देख रहे हो रचित सर इसे आप? सर ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जिन पे मैं ट्रोल भी हो गया था, क्योंकि लोअर लेवल्स पे हमने इस पे आपको खरीदारी करने के लिए राय दी थी दर्शकों को। और तब ये बात आई थी कि ये मरे हुए स्टॉक्स की बात करते हैं। बट जिस तरीके से ये चल रहा है, मेरे हिसाब से अभी इसमें एक ब्रेकआउट तो आ ही गया है। और सर अभी और अपसाइड के लिए ये तैयार हो रहा है। जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, और अब हम फेस्टिव सीजन भी अप्रोच कर रहे हैं, क्रूड का कंफर्ट भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और दिवाली के पहले ये सब चीजें, इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन भी अच्छा होता हुआ दिखता है। 2872 2872 तक का ये मूवमेंट आपको करता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। इनफैक्ट ट्रोल की बात हुई तो याद आ गया, हीरो मोटो को आप कैसे देख रहे हो? आप सबने बोला था नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आ गया 6000 हीरो मोटो को। अब क्या किया जाए? सर हीरो मोटोकॉर्प का पहला टारगेट जो लोअर लेवल्स पे, जब भी आपके शो के माध्यम से सवाल किए जाता था दर्शकों के थ्रू, 5000 का लेवल हमने पहला टारगेट आपको दिया था, जो कि बहुत नियर टर्म में अप्रोच होता हुआ दिखता था। अब जिस तरीके से चल रहा है, मेरी समझ से नेक्स्ट लेवल होगा आपका 5460,
₹5460 और ₹5460 के ऊपर मेंटेन जैसे ही करेगा, और ये बहुत दूर का टारगेट नहीं है, मैं समझता हूँ इसी फाइनेंशियल ईयर में भी आपको देखने को मिल सकता है। 6000 का नेक्स्ट लेवल होगा जो हीरो मोटोकॉर्प आपको टच करता हुआ दिखा सकता है। मैं मिस कर गया 5100 का टारगेट, सॉरी 5100 लेवल छू गया आज हीरो मोटोकॉर्प। लेकिन ये सब वो नाम हैं जो समय समय पर जिन्होंने द्वेष झेला है, और हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स और फिलहाल HDFC बैंक एक समय पर, और अब बारी अब TCS की जो अभी झेल ही रहा है आजकल। एनीवेज, ईपेक ड्यूरेबल पर एक सवाल आया है नागराज जी का। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नागराज जी हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, आपकी सराहना करने के लिए। JM फाइनेंशियल और ईपेक ड्यूरेबल इन्होंने खरीद रखा है 470 पे ईपेक और 157 पे JM। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सर, JM फाइनेंशियल तो आपका अब धीरे धीरे चलना चालू हो रहा है, और JM फाइनेंशियल ₹185 पे अभी ये चल रहा है। और मेरी समझ से आपने जो पोजीशन बना रखी है अभी उस पे कंटिन्यू आप रख सकते हैं। जिस तरीके से चल रहा है अभी फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट लेवल जो होगा उसका 198 पे होगा। अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया है और आप इसको मेंटेन कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा 198 के आसपास पहुंचे, वहां पे अपनी 15 से 20% पोजीशन ऑफलोड कर सकते हैं। उसके बाद और चले और कहीं ना कहीं 216 के आसपास आए तो वहां पे एक बार सर के शो के माध्यम से एक बार आप सवाल वापस से पूछें। 216 से 224 के रेंज में हम आपको वापस से सुझा देंगे कि आपको किस लेवल पे अपना और प्रॉफिट बुक करना होगा। और ईपैक ड्यूरेबल आपका थोड़ा सा हायर लेवल पे ले रखा है, बट अभी आप देखें एक लंबे समय से ये बेस फॉर्मेशन ही कर रहा है, ये बहुत मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, एक रेंज में है। कहीं ना कहीं आप देखें मिड फरवरी से इसका मूवमेंट ऐसे ही है। अगर आप हायर साइड की भी बात करें तो ₹410 से ऊपर अभी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर आप इसको समय दे सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी आपको लोअर लेवल पे ही अगर आता हुआ दिखता है, और लोअर लेवल पे हमारी रेंज है 332 से 342, उस रेंज के आसपास आता है तो आप एक बार एवरेज करके वापस से 400 से 410 पे डिप्लॉय करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। उसके बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा, जो आपकी ओरिजिनल परचेज हो रखा है उसको सबसे पहला लेवल निकल के आता है 501, 501, और अगर मेंटेन करते हैं लॉन्ग टर्म में ये आपको ₹610 तक में जाने का दमखम रखता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप मैनेज करें। एक सवाल यशस्वी श्रीवास्तव जी का है। वो पूछ रहे हैं कि नवकार कॉप में क्या करें। उनके पास ₹135 के दाम पर खरीदारी है, और दूसरा KPIT टेक है ₹1314 के दाम पर। क्या करना चाहिए? इनको लॉस तो काफी हो रहा है, क्या करें अभी? देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, इनका है नवकार। सर नवकार की क्या बाइंग प्राइस है इनकी? इन्होंने 135 पे ले रखा है और ₹122 अभी चल रहा है। देखिए जी। ये कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट के आसपास मेंटेन कर रहा है। ₹116 के ऊपर जब तक मेंटेन करता रहता है आपको वापस से ₹138 तक का ही ये भाव भाव दिखाने का दमखम रखता है। अभी उससे ऊपर का मूवमेंट आपको एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिखेगा, क्योंकि उन लेवल्स पे भी आप देखें कि इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, सस्टेन नहीं कर पाया। अब जो उस लेवल पे जाएगा, अब ये थर्ड अटेम्प्ट होगा इसका ब्रेकआउट का, और अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो फिर जरूर आपको ये 148, 148 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, और ये ब्रेकआउट देने के पहले अगर लोअर लेवल पे आता है और आपको एवरेज करने की पोजीशन में है तो मैं सजेस्ट करूंगा 105 के आसपास आप एवरेज करके और फिर इस ब्रेकआउट के पहले ₹105 वाला डिप्लॉय कर दे, और उसके बाद 148 पे अपना रिमेनिंग आप बेच के निकल सकते हैं। KPIT का देखिए अभी पेन जो है वो ओवर होता हुआ नहीं दिख रहा है। KPIT में फर्दर डाउनसाइड दिखता है, सस्टेन करने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे बार बार ये 1190 के आसपास अपना एक सपोर्ट ले रहा है। बट मेरी समझ से वो सपोर्ट भी आपका अभी ब्रेक होगा और उसके बाद ₹1080 तक जाएगा। आप एक बार ये कॉल ले लीजिए कि क्या आप यहाँ पे जब भी आपको मौका मिलता है, आपकी बाइंग प्राइस तो नहीं आती हुई दिखती बट मौका मिलता है ₹1280 तक का, वहां पे चाहें तो एग्जिट कर लें और लोअर लेवल पे ले लें। और अगर वो चांस नहीं लेना चाह रहे हैं
तो फिर नीचे आए और 1080 के आसपास ट्रेड करे। एक बार शो के माध्यम से आप हमसे वापस पूछ के इसको एवरेज करने की सोच सकते हैं, बट अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है। फर्दर डाउनसाइड के लिए ही ये काउंटर तैयार होता हुआ दिख रहा है। नवकार कॉप पे रचित सर अदरवाइज भी आप नज़र रखना, ये स्टॉक में एक बड़ी इवेंट हैपनिंग है और आप समझो कि ये 105 रुपये पे JSW ग्रुप ने इसमें स्टेक खरीदा है और 120 रुपये पे शेयर अभी खड़ा है और टर्न अराउंड स्टोरी उन्होंने बिल्डअप करनी शुरू की है। अभी अभी इसमें बिल्डअप हो रहा है, सो इट माइट टेक सम टाइम, बट एक अच्छी स्टोरी डेवलप हो रही है, जरा इस पर अदरवाइज नज़र रखना आप। एक द्वारकेश पे सवाल आया है स्वप्निल जोशी जी का, इन्होंने खरीदारी कर रखी है इसके अंदर लेकिन भाव नहीं लिखा है। सो क्या देख रहे हो आप शुगर साइकिल में द्वारकेश में? द्वारकेश देखिए सर, अभी ना बहुत कंफर्टेबल लग नहीं रहा है जिस तरीके से ये चल रहा है। और सर शुगर पैक एज अ होल को भी हम देखें ना, अभी कोई ऐसा ट्रिगर नहीं दिख रहा है जिससे इनका पेन अभी ओवर होता हुआ दिखे। अभी ये 39 पे चल रहा है, मेरी समझ से कहीं ना कहीं ये 36 लेवल्स पे भी आपको आता हुआ दिखेगा और वहां पे सपोर्ट लेने की ये बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश रहेगी, क्योंकि वहां से बहुत बार बाउंस बैक किया है। 36 पे अगर सस्टेन करता है तो एक बार आपको जब भी एक अपसाइड मिले 48 रुपीज तक का मैक्सिमम अपसाइड ये दिखाता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंगली आप अपनी एग्जिट पोजीशन देख लें। शुगर एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी पेन से बाहर आती हुई नहीं दिख रही है। तो अभी पेन रहेगा, उस पेन को आप ध्यान रख के ही यहाँ पर काम कीजिएगा। एक हीरो मोटोकॉर्प पे तो हमने बातचीत की, नवनीत वार्ष्णेय जी का सवाल आया है। सीएट में इनकी पोजीशन है, सीएट भी दूसरा एक्साइटिंग चलने वाले शेयरों में नाम है। सो क्या करना चाहिए इन्हें हीरो मोटोकॉर्प और सीएट में? देखिए हीरो मोटोकॉर्प के लिए तो हमने बताई 54, 65 एंड फिर 6000 के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसको मध्यम अवधि के लिए भी रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशन रख सकते हैं। अब सियाट पे हम आते हैं। देखिए सियाट ने एक बाउंस बैक आपको बिल्कुल दिखाया है और बहुत इंपॉर्टेंट है सियाट का 3220 के ऊपर मेंटेन करना। 3220 इसका 200 डीएमआ है। फंडामेंटल्स हमको पता है कंपनी के अच्छे हैं, टेक्निकल्स पे मैं बात कर लेता हूँ। 3220 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है एक दो दिन, फिर डायरेक्टली आपको लेवल्स दिखाएगा 3430 के। और अगर आप इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ही कंसिडर कर रहे हैं तो 3430 के लेवल्स पे जाके आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको होल्ड करते हैं मीडियम टर्म के लिए तो 3860 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। रेहान खान साहब पूछ रहे हैं कि IGI यानी इंटरनेशनल जीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 272 शेयर ले रखे हैं 461 रुपए के दाम पर। इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है 2030 तक का। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या फ्यूचर रहेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है रचित सर, जब ये कंपनी आई थी तो क्लास कंपनी थी, IPO लिस्ट भी हुआ, शेयर का भाव नीचे आ गया, विजन भी टूटना शुरू हो गया लोगों का। उनका विजन है 2030 का और हम 2025 में बैठे हैं। वो अभी से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। आप बताइए क्या किया जाए। देखिए सर, इस पे जब भी बात होती है ना, मेन प्रॉब्लम एक आज आती है और जो इन्होंने विजन लिया है ना, तब तक एक हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। मतलब आज भी आप देखें टीयर 3 टीयर 2 सिटीज की हम बात करें, इनकी सर्टिफिकेशंस बहुत कम काम में लेने वाली चीज होती है। बट अब जो अर्बन पॉपुलेशन है और मेट्रोस की जहां हम बात करते हैं, वहां पे एक टोटल शिफ्ट आ गया है। क्योंकि सर पहले क्या होता था ना, हम जनरेशन से एक ही ज्वेलर के पास जा रहे होते थे, विश्वास करते थे। अब वी कीप ऑन स्विचिंग द ज्वेलर्स और बोलते हैं ठीक है इनका सर्टिफिकेशन है, ये है वो है, एवरीथिंग। तो धीरे धीरे जरूर इनको एक डेफिनेट ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, बट क्या अभी वो होगा? नहीं, एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी नहीं होता। आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, आपका टाइम होराइजन ही आपका सबसे कंफर्टिंग फैक्टर है। जिस तरीके से ये चल रहा है, आपको फर्दर डाउनसाइड अभी देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 268 लेवल्स तक लेके जाए, वहां पे सस्टेन करेगा और उसके बाद रिवर्सल देगा अगर वहां पे सस्टेन करेगा। क्योंकि अभी भी इसका पेन पूरी तरीके से ओवर नहीं हुआ है। बट 5 साल में आई बिलीव इसमें भी आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। अभी इट विल बी टू अर्ली टू से कि 5 साल में ये कितने लेवल्स पे जाएगा,
बट हाँ ये चीज जरूर है, 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको वापस इसके पुराने भाव तो देखने को मिलेंगे ही। और जिस तरीके से हम एक शिफ्ट देख रहे हैं ना, वो शिफ्ट आपको टीयर 2 और टीयर 3 में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखेगा। उसके बाद हो सकता है आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिल जाएं, बट अभी इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट कि क्या लेवल ये 5 साल में देखने को मिलेगा। एक ट्रेंड रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगा, बट नियर टर्म पेन अभी इसमें और बाकी है। ओके, एक मेंबर का सवाल आया है नितेश सारंगी साहब का। वो पूछ रहे हैं कि रचित सर, कैसा लग रहा है आपको आजकल सोम डिस्टिलरीज 163 रुपए पे? सर सोम डिस्टिलरीज तो आप अभी सवाल लेकर आ रहे हैं, मैं तो अटक गया था जब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि गॉडफ्रे फिलिप्स भी वीक है आज। सोम डिस्टिलरीज तो सर आपका कवरेज है ही, और आपका तो की एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और आप ही को मैं फॉलो करता करता चीजें समझ रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्टर की। तो डेफिनेटली यू विल बी अ बेटर जज। बट जिस तरीके से सोम डिस्टिलरीज मूव कर रहा है, और जिस तरीके से हमने सर देखा है कि एक शिफ्ट आ रहा है डोमेस्टिक क्वालिटी सिंगल मॉल्ट्स और विस्की का, एंड इंडिया बीइंग द विस्की कैपिटल, बहुत एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से मूव कर रहा है, अभी नेक्स्ट टारगेट आप 151 तक का लेके चल सकते हैं, एंड इन टाइम टू कम आपको बहुत कंफर्टेबली 172 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट सर इस पे मैं आपकी कमेंट्री जरूर चाहूंगा कि आप कैसा देख रहे हैं इसको। नहीं नहीं सर, इसको तो इससे बेटर ऑप्शन अभी आपके सामने रख देते हैं दो। एक भाई जरा एसोसिएटेड अल्कोहल और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों लेकर आइए। रचित सर, इन दोनों को अगर अभी कंपेयर करना हो तो किसको करा जाएगी? दोनों प्राइस वाइज करेक्ट हो चुके हैं, दोनों में ही अच्छा खासा फॉल आ चुका है, दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट में एक्सपेंड कर रहे हैं। चलो एक तो हाईएस्ट बिगेस्ट प्लेयर है उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये भी प्रीमियम सेगमेंट में बहुत स्ट्रांगली एक्सपैंड कर रहे हैं और अगले 2 क्वार्टर में आ जाएगा। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आमतौर पर हार्ड लिकर कंपनियों के लिए अच्छा होता है। सो आप कैसे देख रहे हो इन दोनों कंपनियों को? सर एसोसिएटेड अल्कोहल तो डेफिनेटली एक हमने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, और अच्छा एक पिक में से माना जाता है। इस पे आपका स्टैंप लगने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था इसमें। सर फिर एक और अगर आप परमिशन दे तो हम कंपनी ऐड कर सकते हैं, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स। अभी जी। इनके सर रिजल्ट्स भी आए थे, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने ट्रैक किया होगा। वहां पे भी एक टर्न अराउंड देखने को मिला था। तो मेरी समझ से वो भी एक ऐसा स्टॉक है जो इस किटी में रख सकते हैं। अलाइड डिजिटल एंड ब्रिवरर्स, ये भी कंपनी अच्छी, बस थोड़ा सा वैल्यूएशन पार्ट का डिस्कम्फर्ट, और एक ही इसमें इशू है कि प्रमोटर की होल्डिंग 81% है। सो उनको सेबी नॉर्म के हिसाब से अपनी होल्डिंग को घटाना ही पड़ेगा 6%। तो ये थोड़ा सा हैंगओवर ज़रूर है, लेकिन वैसे कंपनी ये भी बढ़िया है। इस क्वार्टर के नंबर इनके अच्छे और नए एक्विजिशन इनके लिए भी काम कर रहे हैं। सो पूरे सेक्टर को लेकर एक छोटा सा चेक हम दोनों ने किया। अब आते हैं अजीत जी के सवाल पर। उन्होंने पूछा है कि पारादीप उनके पास है 197 पे उन्होंने खरीद रखा है, अब 3 महीने का टारगेट क्या रहेगा? और दूसरा, मर्जर जो मैंगलोर रिफाइनरी के साथ इनका होना है वो एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसको जो है ये देख रहे हैं, और जो मर्जर के रेशियोज हैं वो भी ऑलरेडी सेट हो ही चुके हैं। सो कैसे आप रीड कर रहे हो इसको, क्या किया जाए? देखिए, आई विल नॉट बी द राइट मैन बिकॉज आई एम सो सॉरी, मैंने मर्जर के रेशियोज नहीं पढ़े हैं। वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। बट अगर पारादीप फॉस्फेट की हम इंडिविजुअली अगर बात कर रहे हैं, तो मेरी समझ से अभी इनकी बाइंग प्राइस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, और रिजल्ट्स पे भी आए थे, रिजल्ट्स वर गुड। जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, 236 लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। 236 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 248 के भी लेवल्स, बट क्योंकि आप 2 महीने का टाइम होराइजन ही लेके चल रहे हैं, इस टाइम लिमिटेशन में मैं आपको कहूंगा 224 से 234-36 लेवल्स, जहां आपको कंफर्ट अपना फील हो, एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं। और सर अगर आपने उस पर्टिकुलर मर्जर को स्टडी किया हो और उस पर थोड़ा सा बता पाए तो इट विल बी हेल्पफुल वही फॉर मैं हिम देख रहा एज था वेल। कि मैंगलोर केमिकल के 100 शेयरों के बदले में पारादीप फॉस्फेट के 187 शेयर मिलने की बातचीत है, जो उस समय पर इनके लिए 18% के प्रीमियम पर था। और अभी के लिहाज से देखा जाए तो ये साउथ में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रख लेंगे इसके मर्जर होने के बाद। लेकिन मर्जर की जो टाइमलाइन रखी गई है, इसके हिसाब से शायद ये इस ईयर के एंड तक ये मर्जर होने की बातचीत है। लेट्स सी उस पर आगे क्या डेवलपमेंट आता है। लेकिन हाँ, स्वैप रेशियो ऐसा है, और ये जब तक मर्जर नहीं होता तब तक ये टेक्निकल लेवल्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा। मोनिका गुप्ता जी पूछ रही हैं कि रचित सर, ये M&M पे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी चाहिए, आप बताइए। वो मुझे समझ में आ ही गया था कि ये वीकेंड में बहुत थार का इस्तेमाल हुआ है। सो कैसे देख रहे हो आप M&M को?
सर देखिए, एमएनएम पे अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और आपका सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट था, तो मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर आपने अगर इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी भी आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन करें। ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं एमएनएम पे अब इन प्राइसेस पे एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है। बट एक बार हमको क्लैरिटी मिल जाए, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन अनवील होती है कि इनकी एसयूवीज कौन सी प्राइस ब्रैकेट पे आते हैं, क्योंकि अगर ये 28 से 18% पे आ जाते हैं तो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। और अभी ओवर द वीकेंड सर हमने ये भी देखा था कि इनके नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट लाइनअप भी हमको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट बहुत नियर टर्म का एक है, तो अगर आपने बहुत छोटी अवधि के लिए लिया है, आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इफ आई एम करेक्ट, आज इसने अपना 52 वीक हाई भी रजिस्टर किया था, तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आप बेटर है होल्ड करें। आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न और ये देने का दमखम रखता है। तो एम वर्सेस हुंडई वर्सेस मारुति, कोई एक पिक करना हो तो? सर ये थोड़े बायसनेस नहीं हो गई? मतलब आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए हो सकता था उसको तो बेचारे को रेस से ही बाहर कर दिया। नहीं नहीं, तो अब उसके अलावा क्या आप इसूजू को डालोगे उसके अंदर? और कौन सा बचा? तीनों तो डाल सर दिया आपने। टाटा, हाँ हाँ, टाटा मोटर्स। चलो चलो, टाटा मोटर भी रख दिया। अब इन चारों में? सर इन चारों में देखिए, मेरे को जो बहुत ज्यादा अभी कन्विक्शन हो रहा है एंड दैट इज टाटा मोटर्स। ओके। आप देखिए पीईबी 11.6 का नहीं है। तो एक और बात बताओ टाटा रचित सर, मोटर्स, इनको ऑर्डर में डालो जरा, ये चारों को ऑर्डर में डाल दो, ज्यादा आसान हमारे लिए भी रहेगा, दर्शकों के लिए भी रहेगा। सबसे ऊपर अच्छा टाटा मोटर आ नहीं, गया, बट चलो सर फर्स्ट। टाटा मोटर पे एक बात अपनी कंप्लीट कर लेता हूं। अभी इन्होंने एक और एक्विजिशन की बात करी है विच विल हाँ बी द हाँ। बिगेस्ट एक्विजिशन आफ्टर कोरस। और सर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था, बिकॉज अभी हम लोग कहीं थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशंस में भी डिस्कस कर रहे थे इसको। जेएलआर जो इनका यूके से एक्सपोर्ट होता है वो 1 लाख यूनिट तक ना 10% टैरिफ पे ही होगा। और इनका अभी तक का जो सेल है यूके से यूएस जेएलआर का वो 90,000 ही है। अब इनका एक डीमर्जर भी आएगा सर, जो कि हम देख रहे हैं ईयर एंड तक आपको होता हुआ दिख जाएगा। तो वो जो ट्रक वाला बिजनेस है ना, उसका 1 लाख यूनिट अलग कंसिडर हो जाएगा और इसका 1 लाख यूनिट अलग कंसिडर हो जाएगा। और इनका जो बिजनेस है, और अब इनकी तरफ से भी जो ईवी आ रही है, उसके साथ साथ ही हाइड्रोजन इंजन पे भी काम करना अपना चालू कर दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। वो भी एक बिगिनर एडवांटेज इनको देखने को मिल सकता है। तो सर फर्स्ट विल बी टाटा मोटर्स, सेकंड वुड बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, third would be Maruti, and if we have to rate then it would be Hyundai. But if you ask me personally, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं Hyundai के साथ। उसके पीछे का कारण सर पी मल्टीपल्स तो हाई हैं ही, क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी इसके नीचे ही आए हैं। उसके साथ साथ अभी इनका प्रोडक्ट लाइनअप में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्साइटिंग लगे। तो अगर रखना ही है तो फोर्थ वुड बी Hyundai, बट वैसे टाटा मोटर्स एंड देन महिंद्रा एंड देन वुड बी मारुति। सीवी पे ज़्यादा जोर है आपका पीवीए कंपैरिजन में, जो मैं देख पा रहा हूँ कि टफ टेरेन की गाड़ियाँ, मिनी एसयूवीज, एक्सयूवीज, इस तरह की गाड़ियों पे आपका ज़्यादा जोर है सर सब इंस्टेड लोगों ऑफ। का इंटरेस्ट ही वहां पे है। मतलब आप ये देखिए ना, एवरीबडी आज के टाइम क्या हो गया ना सर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को अगर आप बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे, जस्ट शेयरिंग अ व्यू पॉइंट, आज आपके पास भी एक बेसिक गाड़ी है। सबके पास गाड़ियां हैं, सबके घर में मेजोरिटी गाड़ियां हैं। चाहे वो गवर्नमेंट डेटा बोलता है कि 8% ऑफ इंडिया हैज कार्स एंड द रेस्ट डोंट, आई डोंट, मतलब उनका अपना डेटा है। बट सर आज आप दूसरी गाड़ी खरीदते हैं ना, तो आप एक एस्पिरेशनल कार ही खरीदना चाहते हैं। और आज के टाइम भी ना एक जो माइंडसेट है, मतलब अगर आपके पास थोड़ी सी ढंग की कैपेसिटी में आप हैं, थोड़े से अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, तो यू वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप रेंज रोवर या ऐसी कोई गाड़ी खरीद लें। आप मिडिल क्लास होते हैं तो आपको एस्पिरेशनल गाड़ी में या तो टाटा सप्लाई कर रहा है अपनी सफारी हैरियर, या फिर महिंद्रा के पास स्कॉर्पियो एन एक्सयूवी 700 और थार। तो वो एस्पिरेशनल बाइंग जो हो रही है, और जो यूथ है जो अब एक योलो के ट्रैप में भी फंस गया है, these are the only products. Maruti undoubtedly makes very good cars, but the problem is that the cars are not exciting. और Hyundai तो सर समझ ही नहीं आता, पता नहीं मतलब क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा कर सकते हैं बट क्यों नहीं सीरियस हो रहे मार्केट को लेके, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा सर, कोई रफ आइडिया कि इस देश में अब तक, यानी कि 2025 में अब तक सबसे ज़्यादा गाड़ी कौन सी बिकी होगी? सर मारुति ही होनी चाहिए,
नहीं, आप अगर कौन पूछ सी? रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है जिसका वीडियो या तो मैं मिस कर गया हूं या अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है, तो सर आप नहीं ही नहीं, वो बता दीजिए। ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन कोई तो मैं आइडिया मिस कौन सी कर, होगी? सर मारुति की, कौन मारुति सी? की अगर होगी तो सर इट शुड बी या तो वैगनर या स्विफ्ट डिजायर। तो वो मैं मतलब मैं खुद का ही डेटा ढूंढ रहा हूँ कि मैंने कहाँ डाला था और कहाँ चला गया वो। लेकिन सबसे ऊपर आती है वैगनार, उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है क्रेटा, और उसके बाद से जो गाड़ियाँ बिकनी शुरू होती हैं अगली पांच, वो पांचों की पांचों मारुति की है। सो टॉप 7 गाड़ियों में मारुति और क्रेटा ही बैठा है। उसके बाद आता है कहीं टाटाज एंड एवरीवन, बिकॉज और ये बात सही है क्योंकि उनकी गाड़ी महंगी होती है तो बिकती कम है, लेकिन क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल में भी बहुत इस्तेमाल होती हैं स्विफ्ट और वैगनार, इसलिए बहुत ज़्यादा बिकती हैं, तो वो एक वजह भी हो सर सकती है। वैगनर की फैन फॉलोइंग ही अलग है, मतलब मैं आपको हाँ, बता उसकी रहा हूँ, आई ग्राउंड हैव क्लियरेंस सीन भी अलग है पीपल, सर। इंडिया आई में हैव आप कहीं सीन बारी में फंस जाओ, वैगनार ही निकालती है हाँ, आपको। मतलब तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो वैगनर बेच के वापस वैगनर ही खरीद रहे हैं, जबकि बहुत ट्रोलिंग हो जाती है वैगनर वालों की, बट सर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देश से इससे अच्छी गाड़ी मारुति ने बनाई नहीं है, नहीं नहीं उनकी सर, फैन उसके लिए फॉलोइंग अलग। उससे अच्छी गाड़ी फिर लॉर्ड ऑल्टो आती है, जो सबको पता है कि वो लॉर्ड क्यों कही जाती है, उसकी तो बात ही अलग है। सर ऑल्टो अब आ नहीं रही ना। हाँ, लेकिन वो पुरानी जो है वो बिक भी नहीं रही है क्योंकि वो इतनी अच्छी है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। खैर, तो एक सवाल इस पर था, और बाकी हमारे पास एक सवाल आया मोहित जी का, ये पूछने की जी एंटरटेनमेंट में क्या करें, 132 रुपये के दाम पे खरीदारी है, अब क्या करा जाए इसमें? देखिए जी में इन्होंने 132 पे खरीदारी कर रखी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरे ही कहने पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। और इनका पहले भी इफ आई एम करेक्ट सवाल आया था, 112 रुपए के भाव के आसपास चल रहा था, तब उन्होंने बोला था, और मैंने एक ही चीज कही थी, अभी कुछ नहीं करना है, लेट द एंटायर प्रोसेस शेप अप, और देखेंगे किस तरीके से आगे सिचुएशन चल रही है। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि अभी आप यहाँ पे कोई एग्जिट कॉल ले लें, जिस तरीके से ये चल रहा है हो सकता है आपको 108 रुपए के आसपास का भाव एक बार आता हुआ दिखे। अगर आपका कंफर्ट हो, और कंफर्ट नहीं हो तो एक बार चैनल के माध्यम से हमसे सवाल करें, हम रिविजिट करके और पूरी न्यूज तब तक क्या डेवलप होती है वो देख के आपको अपडेट कर देंगे। अदरवाइज वहां पे एक बार आप पोजीशन ले सकते हैं, और जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है, एक तो जो न्यूज है जिसमें प्रमोटर्स फंड इन्फ्यूज करना चाह रहे हैं, वो न्यूज प्रॉपरली प्ले आउट हो जाए, उसका एंड आपको रिजल्टेंट दिख जाए, उसके बाद ये जब भी 128 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तब इसमें मूवमेंट आएगा, और तब का पहला टारगेट 148, देन इट विल बी 186, एंड देन इट विल बी 211। ये बहुत क्लियरली हमने उस टाइम भी चार्टिकल पैटर्न्स देख के आपको बताया था। अभी थोड़ा सा टिपिट चल रहा है, बट नथिंग टू वरी एज सच। इन्होंने ये दूसरा सवाल ही पूछा है कि क्या टीसीएस इन्फोसिस बेस्ट बाय है इस समय लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस में बाय करना चाह रहे हैं तो आपको दो चीजें समझ लेनी होंगी, कि अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, अगर रशिया और यूक्रेन की समझौता भी हो जाता है और सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, फिर ट्रंप साहब के पास कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा इंडिया को किसी भी तरीके से प्रेशराइज करने के लिए। दो ही सेक्टर है जहां पे वो प्रेशराइज कर सकते हैं, वन वुड बी फार्मा एंड वन वुड बी आईटी। फार्मा का अगर आप डेटा स्टडी करें तो एपीआई सप्लाई सबसे ज्यादा चाइना से होता है, डायरेक्टली वो उसको हिट करते हैं, तो चाइना विल बी इन ट्रबल। अगर हम इंडिया की सप्लाई देखें तो जेनेरिक मेडिसिन इंडिया सप्लाई करती है, और इक्वली चाइना भी करता है। और अभी सर लास्ट वीक ही न्यूज आई है कि अमेरिका ने अपनी फार्मा कंपनीज को आने वाले कुछ टाइम पीरियड के लिए एपीआई प्रोक्योरमेंट का 1-1.5 हफ्ता या 15 दिन का टाइम दिया है। ही माइट कम आउट विद अनाउंसमेंट। सिमिलरली मैं समझ रहा हूं कि आपको आईटी में भी कोई अनाउंसमेंट आ सकता है, देन द पेन माइट डीपन। दो कंफर्ट जरूर मिल रहे हैं, अब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जितनी भी ये बातें आ रही हैं कि ये फायरिंग कर रहे हैं, मैं इनको जितना क्लोजली स्टडी कर पा रहा हूँ, ज्यादा एपी जो एआई इंटीग्रेशन है उसके चक्कर में हो रहा है, और ये फर्दर भी आपको होता हुआ दिखेगा, बट दैट डजंट मीन कि ये टोटली आउट ऑफ बिजनेस जा रहे हैं। फार्मा पे अगर आप, अरे आईटी में अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस पे यहाँ पे बाइंग करते हैं, इतना माइंडसेट लेके चलिएगा कि इन लेवल्स पे बाइंग अगर आप स्टार्ट करते भी है ना, तो जैसे ही आपको जिलेटर देखने को मिलता है, आप ऑड 2660 तक के लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और इन्फी की जब हम बात करते हैं, या थोड़ा सा और कूल ऑफ करें, कहीं भी आपको 1400 के आसपास मिले,
वहां पे बाइंग स्टार्ट करके 1280 तक के लेवल्स अगर हम देख सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में वो भी आ सकता है। और ये दोनों इन्वेस्टमेंट अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा छोटी छोटी क्वांटिटी में आप एक बार देख सकते हैं कि आप कैसे एंट्री करें। ओके। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक हैं, उनका एक सवाल आया है एचडीबी फाइनेंशियल को लेकर। 745 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है, आपको लग रहा है बॉटम बन गया? पहले तो साई प्रवीण जी को नमस्कार, और बहुत दिनों से गायब थे। ना तो विवेक सर के शो में मिले ना आपके शो में आए, या तो ये भी छुट्टियों के माहौल में चले गए होंगे मार्केट के साथ। मैं समझता हूँ सर इट इज नॉट, मतलब लग ऐसा ही रहा है कि बॉटम बना लिया गया है। और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, सबसे पहला लेवल निकल कर आ रहा है 809 रुपए का। और जितना टाइम ड्यूरेशन साई प्रवीण जी देते हैं, मैं समझता हूं ये वेट कर सकते हैं 848 के लेवल्स तक आने के लिए। और मैं समझता हूं अब वैसे एट द वेरी फेस ऑफ इट, अगर बॉटम नहीं भी बनाया ना तो अब थर्ड अटेम्प्ट होगा, और वो अटेम्प्ट जो होगा वो इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही सपोर्ट लेने का होगा। उसके बाद भी बाउंस बैक कर सकता है, मतलब अब बहुत सारा डाउनसाइड यहां से दिख नहीं रहा है। सपोर्ट कहीं ना कहीं इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। तो स्टिक अराउंड और इन दो टारगेट्स के लिए आप वेट करें। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा।